क्या हाल चाल है मेरे प्यारे साथियों, हर्षी सर के साथ वापस से स्वागत कर रहा हूं एक और बढ़िया से लेक्चर में। जादू की शुरुआत तो हमने स्टार्टिंग से ही कर दी थी, जब हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से पादप के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जब इन सब कोशिकाओं की बात हो जाती है तो हमारे दिमाग में एक बात और आती है, और एक बात और ये कि सर हम लोगों ने ये चीज़ तो देख ली कि आखिर विभज्योतक की कोशिकाएं क्या होती है, मगर सर जो विभज्योतक की कोशिकाएं हैं इसके लिए आपने दो प्रकार के सिद्धांत तो हमें बता दिए। क्या ये दो प्रकार के सिद्धांत बहुत है क्या इसको समझने के लिए? दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो दो सिद्धांत अभी तक हमने पढ़ा है, जिसमें शीर्षस्थ कोशिका का जो सिद्धांत हमने पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा हिस्टोजन सिद्धांत, इन दो सिद्धांत के अलावा दो सिद्धांत और है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली मैं ज़रूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली हमने जितने भी टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं उन सब टॉपिक्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, और जिन चीज़ों को मैं आपको अलग से बोल देता हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। वो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर वो किसी भी एग्ज़ाम्स में आई हुई हो सकती है, आइदर नीट के एग्ज़ाम्स में या पहले जो एम्स का एग्ज़ाम था उसके अंदर भी वो वाली सब चीज़ें रिवाइज या रिपीट की गई है। अब जब हम इतना सब कुछ आगे चल लिए तो आगे की एक बात और हमारे सामने आती है कि क्या इसके अलावा भी और कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो छुपा हुआ है, और कोई ऐसा वैज्ञानिक है जिसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, एक और वैज्ञानिक है जो आपको पढ़ना और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसके सिद्धांत के बारे में। और दोस्तों सिद्धांत जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। तो दोस्तों जिस सिद्धांत के बारे में आज हमें बात करनी है उसका नाम है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत की तो यह है शूट एपेक्स के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो किसके लिए? शूट एपेक्स के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। दोस्तों ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत की अगर बात की जाए तो आप लोग शूट एपेक्स के बारे में जानते हैं, इसके हम बोलते हैं प्ररोशीर्ष। ठीक है, आखिर ये सिद्धांत कैसा होता है? जो हमने पहले के सिद्धांत में एग्जैक्टली जो चीज़ बनाई थी हम लोग वैसा ही यहाँ पे भी बनाएंगे, और इस प्रकार से हमने एक डायग्राम ड्रॉ करना है, बना दिया है। ठीक है, इसका 3 स्थल बना दीजिए, एक ऐसे और इसमें इस प्रकार से ऊपर, और ऐसे ऊपर वाले को आप बोलते हैं ट्यूनिका, और जो नीचे वाला है वो है कार्पस। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि जिस वैज्ञानिक ने इसे दिया था उसका नाम श्मिड, वो वैज्ञानिक है प्रतिपादित किया गया था। अब आखिर अगर देखा जाए तो ये सिद्धांत आपसे कहता क्या है? दोस्तों पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जूप वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना जाता है किसके लिए? प्ररोशीर्ष की वृद्धि के लिए। यानी कि जो तना है उसका जो शीर्ष है वो आखिर किस तरीके से वृद्धि करेगा। अभी इससे पहले वाले सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 3 प्रकार के स्तर दिए गए हुए थे, जिसमें एक था डर्मेटोजन, एक था पेरिबेलम और एक था प्लीरोम। दोस्तों यहाँ पर डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम जो है ना, इसमें ऐसा नहीं कर रखा, इसमें ऊपर वाले भाग को तो बोल दिया ट्यूनिका और नीचे वाले भाग को बोल दिया कार्पस। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या है? दोस्तों सबसे अच्छी जो बात है यहाँ पे देखना है को क्या, इन्होंने ये कहा कि जो अधिचर्म है उसका जो निर्माण होगा वो तो होगा ट्यूनिका से। क्या बोला इन्होंने?
इन्होंने बोला कि जो अधिचर्म है निर्माण किससे होगा, ट्यूनिका से। और बाकी बची हुई जितनी भी पादप का जो भी भाग है ना, यानी कि शेष जितना भी भाग है वो बनेगा कार्पस से। तो जो शेष भाग है, शेष भाग का निर्माण किससे होगा, कार्पस से। तो ये दो चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें एक चीज़ है ट्यूनिका और एक हो गया कार्पस। तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत में ऊपर वाला जो भाग है अधिचर्म का वो बनता है ट्यूनिका से, यानी कि अधिचर्म सबसे ऊपर होगी, आपको पता है। और ट्यूनिका के अलावा यानी कि अधिचर्म के अलावा अंदर का जितना भी स्थल है, अब चाहे वो वल्कुट की कोशिका हो, चाहे वो अंतःस्ट्रम हो, चाहे वो जाइलम हो, चाहे वो फ्लूएम हो, ये सब के सब यानी कि इन सभी का निर्माण जिसके द्वारा होगा वो क्या होगा, वो होगा कार्पस। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा जाता है, या इन्होंने जो प्रतिपादित किया उसमें एक बात और थी, और एक बात क्या थी, इन्होंने ऐसी बात बोली कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत में अगर मान लीजिए कई बार ट्यूनिका की परतें ज़्यादा है, यानी कि ऊपर की परतें किसी कंडीशन में ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें इन्होंने ऐसा बताया कि ऊपर वाली जो परत है वो तो अभी भी अधिचर्म का निर्माण करेगी, और जो नीचे वाली जो शेष परत है ना वो बाकी और कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यानी कि अधिचर्म हमेशा ऊपर की ही परत क्या करेगी, उसका निर्माण करेगी। बात सही है दोस्तों। इस प्रकार के विभाजन में एक बात और देखी गई, क्या देखी गई, इसमें बोला गया कि जो ट्यूनिका की कोशिका होती है वो अपनतिक विभाजन करती है। कैसा करती है, अपनतिक। यानी कि इन्होंने बोला कि जो ट्यूनिका की कोशिका है या स्तर है वो अपनतिक विभाजन करता है। अब दिमाग में एक बात और आ गई कि सर आखिर ये अपनतिक विभाजन क्या होता है। दोस्तों अपनतिक विभाजन का मतलब होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। अब दिमाग में एक चीज़, सर जरा थोड़ा सा इसको प्रदर्शित कर दीजिए कि एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है। दोस्तों एंटीक्लिनल डिवीजन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई कोशिका का स्तर है और इसमें सभी कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से आपको मिल रही है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, तो एंटीक्लिनल डिवीजन है ना वो इसी स्तर पे होगा। इसी स्तर का मतलब मान लीजिए अगर बीच वाली कोशिका, मैं इस कोशिका को विभाजन करके दिखाता हूँ, तो ये कोशिका इस प्रकार से विभाजन करने के बाद दो कोशिकाओं का क्या कर लेगी, निर्माण। दोस्तों इसे हम बोलते हैं एंटीक्लिनल या फिर क्या बोलते हैं, अपनतिक विभाजन। एक दूसरे प्रकार का विभाजन भी होता है, जिस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं परिणतिक विभाजन। परिणतिक विभाजन। दोस्तों परिणतिक का मतलब जिसके पर लग जाए, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है। दोस्तों बहुत आसान है इसका मतलब भी, जरा देखिएगा। सारी कोशिकाएं अगर मान लीजिए इस तरीके से हैं, इस तरीके से, तो यहाँ पे एक कोशिका होगी जो विभाजन कुछ इस प्रकार से करेगी, जिसके पर लग जाएंगे। पर लग जाएंगे तो ऊपर नीचे पर, ठीक है। और एंटी का मतलब है सामने की तरफ। बात सही है। तो ये दो प्रकार के विभाजन हमें जनरली देखने को मिलते हैं, मगर ट्यूनिका स्तर में जो आपको विभाजन देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, अपनतिक प्रकार का विभाजन। दोस्तों आगे आगे एक और बात आती है जो है कार्पस के बारे में। दोस्तों ट्यूनिका के अलावा जितना भी जो शेष भाग है वो भाग कौन सा है, कार्पस। तो पहली बात, ट्यूनिका के अतिरिक्त जो शेष होगा उसका निर्माण कौन करेगा, कार्पस। बात ठीक है। दोस्तों संवहन ऊतक का निर्माण हो वो भी कार्पस के द्वारा होता है। यानी कि अगर आप बात करें संवहन ऊतक या फिर रंभ, वल्कुट, सबका निर्माण इसके द्वारा ही होता है, ठीक है। मगर एक ऐसा पादप जो ट्यूनिका कार्पस का अपवाद है वो है गन्ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपवाद गन्ना। गन्ने को क्या बोलते हैं,
शुगर केन। यहाँ तक हमने एक छोटा सा लॉजिकल पॉइंट पढ़ा। हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हमारे पास एक और प्रकार का विभाजन हो सकता है, जिस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ठीक है, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत प्ररोह शीर्ष के लिए दिया गया। मैंने जड़ के लिए अभी कोई सिद्धांत नहीं, प्ररोह शीर्ष के लिए ये सिद्धांत दिया गया। बात सही है। प्ररोह शीर्ष में बाहर की जो परत होगी वो होगी अधिचर्म। अधिचर्म का निर्माण करेगी ट्यूनिका, और ट्यूनिका अधिचर्म का निर्माण करेगी जिस प्रकार के विभाजन से, उस प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलते हैं? अपनतिक विभाजन। बात सही है। अपनतिक ये होता है और परिणतिक ये होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कई जगह इस वाली दो टर्म्स को पढ़ेंगे, तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स को समझने के लिए। ठीक है। अब दोस्तों पता है क्या होता है, जब हम ट्यूनिका कार्पस पढ़ते हैं तो जनरली हम बोलते हैं एक एक लेयर होती है, यानी कि बाहर की परत तो ट्यूनिका ने बना दी, अंदर जो भी बचा कुचा है ना, यानी कि जितना भी रेस्ट है, जितना भी बचा हुआ भाग है, वो सारा का सारा भाग बनाएगा कार्पस। तो कार्पस को तो अपना काम करना है, कार्पस को तो अपना भाग बनाना है, कार्पस अपना भाग बना देगा। मगर एक चीज़ है जो यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगी, और दोस्तों वो क्या चीज़ है? एक्चुअली अगर कभी भी मान लो ट्यूनिका एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट है, तो ऐसी स्थिति में भी ऊपर वाला भाग ही ट्यूनिका बनाएगी, यानी कि अधिचर्म। नीचे वाला जितना भी भाग है वो अब भी बची हुई कोशिकाएं बनाएंगी। जैसे वलकुट का स्तर आपने सुना ही है, और अगर आपने वलकुट का स्तर नहीं सुना तो मैंने आपसे बोला था कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो सस्पेंस है। भाई सस्पेंस का मतलब है जैसे ब्लाइंड चल रहा है सब कुछ, मगर यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऐसे हैं जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएंगे। आपको टेंशन और लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई पता है कई बार क्या होता है, कई बार जब मैच होता है ना तो उसमें सस्पेंस होता है बीच में। सस्पेंस का मतलब ऐसा कुछ होता है कि यार क्या करें, इतना बड़ा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ अ सस्पेंस। बट मैच खत्म होने के बाद सारा सस्पेंस बढ़िया हो जाता है, फर्स्ट क्लास लगता है, मूवी का मज़ा ही अलग है। तो मूवी के नाम से एक बात याद आई। मैं एक बार मूवी देखने गया था, कोई मूवी का नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं एक बार मूवी देखने गया, और जो मूवी पे जो टिकट काटता है ना नीचे, वो बंदा मेरा जानकार था। उसने मेरे से बोला, अरे हर्षित सर मूवी देखने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी आए तो इसलिए हैं। सर आओ ना ज़रा बैठो। मैं बैठ लिया उसके साथ। सस्पेंस की बात कर रहा हूँ, जो कई बार कई बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस रह गई, उनको आप क्लियर करोगे, उसी बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बैठ गया मूवी में, अकेला ही जाता हूँ मैक्सिमम मूवी, क्योंकि किसी के साथ जाने से मतलब नहीं है, मूवी का टेस्ट खराब हो जाता है। टेस्ट का मतलब ये मैं समझा सर चक्के देखते हो क्या? टेस्ट का मतलब है मज़ा नहीं आता ना, आग नहीं लगती। ठीक है। अब भैया मूवी चल रही थी फर्स्ट क्लास, मूवी चलते चलते एक छोटा सा काम हो गया। और क्या काम हुआ? काम ये हुआ कि भैया 1 घंटे की मूवी चलने के बाद ही मुझे मूवी समझ में नहीं आई। मैंने नीचे वाले को फ़ोन किया, अरे मैंने कहा यार तुमने तो नीचे मतलब टिकट काउंटर पे, मैंने कहा यार तुमने तो बोला था यार मूवी बड़ी शानदार है। अरे सर 1 घंटा हो गया ना, अब तो बनेगी मूवी। बहुत बढ़िया। दोस्तों किस्मत ऐसी होती है कि 3.25 घंटे की मूवी थी वो, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, इंटरवल हो गया। मैंने फ़ोन किया, मैंने भाई कैसी मूवी में बिठाया तूने यार, आधी से ज़्यादा पब्लिक तो चली गई। कह रहे क्लाइमैक्स आ गए सर, मूवी तो अब बनेगी। दोस्तों पूरी मूवी ख़त्म हो गई, मगर वो मूवी नहीं बनी। मगर अपने साथ तो मज़ेदार चीज़ क्या है कि अपन जब पूरी मूवी ख़त्म करते हैं ना तो मज़ा ही अलग आ जाता है। अपन जिताएंगे किसी को भी और जीतेंगे हम दोनों ही, यानी कि आप और मैं, मगर मज़ा ये है कि हम डाउट एक नहीं छोड़ेंगे, सस्पेंस नहीं भाई, मूवी के अंदर ही सस्पेंस को ख़त्म कर देंगे। बात सही। तो ये एक सिद्धांत होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका कार्पस। याद रखना, जिसके पर लग जाएंगे वो ऊपर और नीचे हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया? परिणतिक विभाजन। जिसके पर लग गए, ठीक है, पेरिक्लिनियल, और जिसके पर नहीं लगे वो होते हैं अपनतिक विभाजन। तो ये एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। बात सही है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं? दोस्तों आगे एक और सिद्धांत के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, और इनफैक्ट यहीं पे ही कर लेता हूँ उसके बारे में बात। दोस्तों वो जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत का नाम है कैपे कार्पर सिद्धांत। अब आप कहोगे सर ये आखिरी है? बिल्कुल भाई, आप बोल दो आखिरी कर देते हैं ये। तो दोस्तों एक सिद्धांत के बारे में हम और बात करें, और सिद्धांत का नाम क्या है? थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैपे कार्पर सिद्धांत। तो आइए जरा देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है।
दोस्तों कैपे कार्पस सिद्धांत दिया गया था जड़ के लिए, यानी कि मूल शीर्ष के लिए। बात सही है दोस्तों। कैपे का मतलब कैप, और कैप हमेशा कहाँ पहनी जाती है? ऊपर, यानी कि जो मूल का शीर्ष भाग है वो तो बनाएगा कौन? कैपे। तो कैपे तो निर्माण करेगा मूल शीर्ष भाग की, और जो शेष पादप होगा उसका निर्माण, शेष पादप की जो भी स्तर होगा उसका निर्माण क्या होगा? कौन करेगा? कार्पर, यानी कि ये करेगा शेष भाग का निर्माण। दोस्तों जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया था उसका नाम था श्विप। आप कुछ भी बोल सकते हैं, श्विप या श्विप। तो जैसे भी आप देखें तो ये वाला किसने दिया था? कैपे कार्पर ने दिया था एक सिद्धांत। और दोस्तों कैपे कार्पर सिद्धांत में ये बात याद रखिएगा कि जो मूल शीर्ष भाग होता है, इस मूल शीर्ष भाग में जो विभाजन होता है ना, वो टी की फॉर्म में होता है। टी की फॉर्म में विभाजन। अब आप कहोगे टी का मतलब? दोस्तों अगर आप मूल बनाते हो तो मान लो आप ऐसे मूल बनाते हो, तो इसका मतलब जो विभाजन होगा ना वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। यानी कि अगर एक कोशिका ऐसी है तो इस प्रकार से विभाजन क्या होगा? टी की फॉर्म में, कैपे में। और जो प्ररोह शीर्ष है, यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं तो बाकी बचा हुआ भाग है दोस्तों, इसमें होता है उल्टे टी के रूप में। उल्टे टी का मतलब ऐसे, इस रूप में। बात सही है दोस्तों। अगर देखा जाए तो कैपे ना मूल गोप का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये वाली चीज़ भी अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देते हैं, कैपे, कैप मतलब मूल गोप का निर्माण करता है। तो कैपे क्या काम करता है? मूल गोप का निर्माण करता है। और आपको पता ही है, मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कि आखिर मूल गोप क्या चीज़ होती है। बहुत ही आसानी से हमने 4 चीज़ कंप्लीट की। हम लोगों ने देखा कि आखिर पादप में किस तरीके से विभाजन होता है। यहाँ पर इन पूरे लेक्चर्स में ये बात तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इस प्रकार के 2 विभाजन के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो याद रखना, सस्पेंस कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे पिक्चर समझ में नहीं आई ना, वो वाली बात। तो पूछते रहा कीजिए, बस डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से चलेंगे, पूरा करेंगे, मगर डाउट नहीं छोड़ेंगे एक भी, ठीक है भाई? यहाँ तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना? डन 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 डन, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ऐसे ही मुझे करती जाइएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आग लगा देंगे अपन, ठीक है भाई? यहाँ तक नोट करो फटाफट से। फिर अब आगे चलेंगे दोस्तों अपन किस पे? स्थायी ऊतक पे। क्योंकि हमने 3 प्रकार के ऊतक यहाँ पे पढ़ लिए। हमने देख लिया था अच्छे से कि विभज्योतक कितने प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, बीच में, मध्यस्थ और अब हमने पार्श्व। तो तीनों प्रकार के विभज्योतक हमने पढ़ लिए। पार्श्व का क्या काम है हमने देख लिया, मध्यस्थ का क्या काम है हमने देख लिया, शीर्ष का क्या काम है हमने देख लिया। और शीर्षस्थ विभज्योतक के लिए जो थ्योरीज दी गई थी हमने वो सारी थ्योरीज पढ़ लिए। पहले हमने एकल शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने दूसरा सिद्धांत हिस्टोजन सिद्धांत भी पढ़ लिया, उसके बाद तीसरा हमने तीसरा सिद्धांत पढ़ लिया ट्यूनिका कार्पस, और चौथा सिद्धांत हमने पढ़ लिया कैपे कार्पर सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत के बाद अब जो असली चीज़ हमारे पास आ रही है वो है स्थायी ऊतक। एक ऐसे ऊतक जो विभाजन नहीं करेंगे, जो विभाजन नहीं करेंगे। तो जो विभाजन नहीं करेंगे वही अब अपना अगला टॉपिक है। गॉट दिस? ओके, नोट करिएगा। फिर फटाफट से आगे चलते हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ पढ़ चुके हो और अभी भी आगे पढ़ने के लिए तैयार हो? अरे तो तुम तैयार तो हम तैयार, और हम तैयार तो सब तैयार। पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को। और किसी को जब पता नहीं लगेगा तो पता केवल तुम्हें और मुझे लगना चाहिए भैया, 2 को तो लगना चाहिए। और दोनों को पता लगने की बात अब ऐसी है कि अब हम लोग पढ़ चुके हैं विभज्योतक। हम लोगों ने पढ़ लिया विभाजन कैसे होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया एक कोशिका 2 कोशिका से निर्माण कैसे होता है। मगर अब हम लोग जाएंगे दूसरे प्रकार के ऊतक की तरफ, जिसका नाम क्या है? आराम से बोलो, जिसका नाम है स्थायी ऊतक। 2 प्रकार के ऊतक हम पढ़ चुके,
जिसमें हम विभज्य ऊतक पढ़ चुके हैं अभी तक तो, मगर अब हम जो अगला ऊतक पढ़ेंगे वो है परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम है स्थायी ऊतक। आइए शुरू कर दें। यार पता है तुम्हारी यही बात है ना जो तुम मजे मजे में मेरे से पढ़े हो ना, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सच में। और अब शुरू कर रहा हूँ मैं, कोई रोकेगा तो रुकेंगे नहीं अपन। अगली चीज़ जो है वो क्या है? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का दूसरा नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्या होते हैं भैया? दोस्तों ये पता है कैसे ऊतक है? ये ऐसे ऊतक है जिनके अंदर विभाजन करने की क्षमता या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से खत्म हो चुकी है। यानी कि या तो वो कभी विभाजन करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो अपवाद स्वरूप एक कोशिका होगी जो विभाजन कर सकती है। अब सबसे पहले तो स्थायी ऊतक के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार की कोशिका स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी हो या हो चुकी होती है। दोस्तों मैं आपको पहले भी एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो कोशिका, कोई भी कोशिका हो पादप में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो भी कोशिका पादप में स्थायी कोशिका होती है वो बनेगी विभज्योतक की कोशिकाओं से। यानी कि विभज्योतक की कोशिका तो ऐसी कोशिका है जो कहती है भैया तुझे बनना है तो मुझसे ही बनना पड़ेगा। मगर ऐसी कोशिका जब स्थायी कोशिका बनेगी तब उनमें विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और मेरी इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार क्या है भैया? देखो चकोर बना दो ऐसे, इसमें यहाँ पे एक कोशिका ऐसे रख दो, ठीक है दोस्तों। इसे लिख दो विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्या है? ये है विभज्योतकी क्षेत्र, और ये जो है ये है विभज्योतकी कोशिका। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस कोशिका का एक ही काम होगा, वो काम होगा विभाजन। भाई इससे तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि तुझे तो एक ही काम करना है, तुझे करना है विभाजन। जब तक ये कोशिका विभाजन करती रहेगी तब तक हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पादप को भी दिक्कत नहीं है। पादप कहेगा भैया तू विभाजन करना चाहती है तो कर, मुझे कोई पंगा नहीं है तुझसे। मगर किंतु परंतु अगर ये वाली कोशिका इस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाती है, ऐसे बिगड़ चुकी है कोशिका। अब ऐसी कोशिका जो होती है वो होती है स्थायी कोशिका। कौन सी कोशिका? स्थायी कोशिका। तो जितने भी प्रकार की मैं आपको स्थायी कोशिका बनाऊंगा ना, वो सब बनेंगी विभज्योतकी कोशिकाओं से। मगर वो स्थायी कोशिका तब बनेगी जब उन्होंने विभाजन करने की क्षमता को खो दिया होगा। खो दिया, बात सही दोस्तों। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं, एक पॉइंट डाल देता हूं मैं, विभेदीकरण। अब अगली चीज़ दोस्तों, हो सकता है ये स्थायी कोशिका का मन बदल जाए। स्थायी कोशिका कहे नहीं मुझे तो वापस जाना है घर पे, तो स्थायी कोशिका को भेज दो वापस से उनके घर पे, ठीक है। यानी कि स्थायी कोशिका पुनः क्या हो सकती है? विभज्योतकी कोशिका। बात भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कोशिका को पहले अपनी जगह से बाहर निकाल दिया, फिर उसको वापस उसकी जगह पे रख दिया। तो पहले मैंने उसको बाहर निकाल दिया, फिर मैं उसको अंदर लिया है। अब अगर मैंने अंदर लिया है तो ये कंडीशन नंबर हो जाएगी बी। मगर जिसका पैर एक बार घर के बाहर पड़ गया वो हो सकता है घर के बाहर वापस से चली जाए। यानी कि हो सकता है कि ये कोशिका वापस से कहाँ चली जाए? बाहर। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सी। तीन चीज हो गई, ए बी और सी। अब जरा हम ए बी और सी को अच्छे से देखते हैं। देखो क्या है दोस्तों, ए फिर है बी फिर है सी।
ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी। ए का मतलब है डिफरेंशिएशन, बी का मतलब है डी डिफरेंशिएशन, और सी का मतलब है री डिफरेंशिएशन। भाई इंग्लिश भी तो लिखनी ज़रूरी है, हमें अंग्रेज भी तो नहीं बनना, मगर हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले वाले को डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं विभेदीकरण, फिर हम बोलते हैं विभेदीकरण, फिर हम इसे बोलते हैं पुनर्विभेदीकरण। आप कहोगे सर मजे ला दिए, 3 चीज़ बता दिया आपने एक बार में ही। और दोस्तों ये चीज़ जो तीनों मैंने बताई है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनो। ध्यान की बात ये है कि अगर मैं आज ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मैं हूँ अभी विभज्योत की कोशिका, मैं एरिया से बाहर निकल जाऊँगा, मैं हो जाऊँगा स्थायी कोशिका, मैं वापस एरिया में आ सकता हूँ और फिर मैं वापस एरिया से जा सकता हूँ। बात सही है? इसका मतलब दोस्तों आप लोगों को सबको अच्छे से एक बात पता है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर किसी जगह पे पादप नहीं होता और वहाँ पे आप लोग पादप लगाते हो, तो आप इसको बोलते हो क्या? आप इसको बोलते हो फॉरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण। आपने वन लगा दिया, बना दिया कहीं पे। अगर आप यहाँ से फॉरेस्ट हटाओगे तो फॉरेस्ट का काटना होगा, जिसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और हो सकता है आप वापस से इस जगह पे जहाँ पे पहले फॉरेस्ट बना था मगर हट गया, आप वापस से दोबारा से फॉरेस्ट लगाओगे, तो इसे हम बोलेंगे क्या? रिफॉरेस्टेशन। जैसे मोबाइल टूट जाता है मान लो कभी, और फिर आप रिपेयर करवाने जाते हो, रास्ते में आपका दोस्त मिल गया, पूछता है भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो पेयर करवाने जा रहा हूँ, या बोलते हो रिपेयर करवाने जा रहा हूँ? रिपेयर ना, क्योंकि पेयर होके तो आपका मोबाइल कंपनी से आपके पास आया ही था, मगर आपने उसको कर दिया रिपेयर। रिपेयर करने का मतलब ये है कि आपने रिपेयर तब करवाया जब पहले से वो चीज़ पेयर होके आई थी, टूट गई, अब रिपेयर करवा लो उसको। बात सही है? अब अगर कोई कोशिका विभाजन करने वाले क्षेत्र में उपस्थित होगी तो वो कोशिका होगी कौन सी? ये, इसे हम बोलेंगे विभज्योतकी कोशिका। ये कोशिका लगातार विभाजन करती रहेगी, और विभाजन जो होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके आकार बढ़ रहा है, समसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। मैं तेज बोलूं या मैं धीरे बोलूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। वह विभाजन जिसे बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इसमें 10 है तो इन दोनों में भी 10 और 10 होंगे, समसूत्री विभाजन कहलाएगा ये। अब अगर ये कोशिका है, विभाजन करने के बाद 2 कोशिका बन गई, इस कोशिका का मूड खराब हो गया, कह रहा भैया मैं विभाजन नहीं करूंगी। क्या क्यों? मैं तो बाहर जा रही हूं। तो ये क्या हो जाएगा? विभेदीकरण। स्थायी कोशिका में विभेदित हो गई ये कोशिका। जब विभेदीकरण हो गया तो ये कोशिका वापस से कहाँ आ सकती है? अंदर। इसे हम बोलते हैं विभेदीकरण, डी डिफरेंशिएशन, यानी कि वापस से विभज्योतकी हो गई। मगर इसका मन करेगा तो वापस से कहाँ चले जाएगी? बाहर, और बाहर जाके फिर से क्या हो जाएगी? स्थायी कोशिका। आसान है ना? दिक्कत तो है ही नहीं। दिक्कत तब आएगी जब आपको उसको रटने के लिए रखोगे। मगर मैंने आपको बोला जितनी भी स्थायी कोशिका है वो बनेगी एक ही कोशिकाओं से, विभज्योतकी कोशिकाओं से, और किसी से नहीं बनती। वो कहती है भैया अगर मुझे बनाना है तो मुझे तो विभज्योतकी कोशिकाओं से बना सकते हो आप। कह रहे और अगर आपको विभज्योतकी कोशिकाओं से मुझे बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या क्या? कह रहे मैं बाहर जाऊँगी उस क्षेत्र से तो मैं स्थायी कोशिका बन सकती हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, केवल एक ही अपवाद है जिसमें कोई भी विभज्योतकी कोशिका जो स्थायी कोशिका बनती है उसके बाद वो वापस से विभज्योतकी बन जाए। वो है मृदु ऊतक पेरेन्काइमा। एक ऐसी कोशिका जो बाहर आने के बाद, स्थायी होने के बाद वापस से विभज्योतकी कोशिका बन सकती है। वो केवल एक ही है, इसका नाम है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा स्थायी तो है ही, वो वापस से विभज्योतकी हो सकती है और वापस से स्थायी हो सकती है। ये केवल पेरेन्काइमा के पास गुण दे रखा है, उसको कह रखा है जा जा तू ऐस कर, जी ले तेरी जिंदगी।
पैरेनकाइमा। जादू है ये, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको स्थायी ऊतक में? तो किसी को कोई भी डाउट स्थायी ऊतक से रिलेटेड नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों, अब हम ये कहते हैं कि जो भी स्थायी ऊतक होते हैं आखिर वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा रे डायग्राम बनाएंगे अपन इसको, छोटा सा। वैसे छोटा तो क्या बड़ा ही हो जाएगा ये, मगर मैं कोशिश करूंगा फिर भी इसको एक छोटा सा बनाने में जो आपके लिए काम का है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होंगे, एक होगा सरल स्थायी, तीन प्रकार के कर देते हैं। बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। एक होगा सरल स्थायी, एक होगा जटिल स्थायी, और एक होगा विशिष्ट। विशिष्ट स्थायी। दोस्तों, विशिष्ट के बारे में कोई ज़्यादा बात एनसीईआरटी में कर नहीं रखी है, मगर हम लोग इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि पादप की कोशिकाओं में बहुत सारे विशिष्ट ऊतक हो जाते हैं अलग से ही, ठीक है। संश्लेषण वगैरह से रिलेटेड हो जाता है वो। सरल स्थायी दोस्तों जो होता है इसे हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और इसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। तो तीनों नाम में रखना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशलाइज्ड आपको लिखना है। सरल स्थायी जो होगा वो आगे जाके कितने प्रकार का हो जाएगा? तीन प्रकार का। कौन कौन से तीन प्रकार होंगे? जो पहला प्रकार होगा उस प्रकार को तो हम बोलते हैं मृदु ऊतक। जो दूसरा प्रकार होगा, और दूसरे प्रकार को थोड़ा सा लंबा ले चलते हैं भैया, बात लंबी बढ़ा देते हैं इसकी। जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक। और जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है दृढ़ोत्तक। तीनों के इंग्लिश के नाम। मृदु ऊतक होता है पैरेनकाइमा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। स्थूल कोणोत्तक जो होता है ये होता है कोलेनकाइमा, और दृढ़ोत्तक होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो तीन हो गए, मृदु ऊतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। दोस्तों, जो जटिल स्थायी होता है इस जटिल स्थायी को आप आगे बांट देते हो दो भागों में, जिसमें एक हो जाता है आपका क्या, जाइलम, और एक हो जाता है क्या, फ्लोएम। बात सही है। जाइलम होगा ये स्थानांतरण करेगा जल और खनिज लवण का, आपको पता है। और जो फ्लोएम होगा ये स्थानांतरण किसका करेगा, भोजन का, ठीक है। विशिष्ट स्थायी दो प्रकार के होंगे, एक होगा लेटेक्स धर, और एक होगा ग्रंथिल। बात सही है। दोस्तों, ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी ये पढ़े हैं इनको मार्क कर देते हैं। ये हो गया आपका सरल स्थायी, ये हो गया आपका जटिल स्थायी, और ये होगा विशिष्ट स्थायी। अब आप आगे भी कई सारे पढ़ेंगे कि मृदुत्तक भी कई प्रकार के होते हैं, दृढ़ोत्तक भी कई प्रकार के होते हैं, जाइलम के भी 4 उपभाग होते हैं, फ्लोएम के भी 4 उपभाग होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मगर ये बात हमने देख लिया कि पादप के अंदर जितने भी प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं वो स्थायी ऊतक इस प्रकार से बनते हैं। बात सही है। दोस्तों, सरल स्थायी जो होंगे ये इस प्रकार के ऊतक होंगे जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, इसलिए आप उसे बोलते हो सरल स्थायी। जटिल स्थायी में
एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, यानी कि ग्रुप है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का, एक ए है तो एक 1 है, ऐसा अलग अलग। जबकि सरल स्थायी में ए बी सी डी सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। विशिष्ट स्थायी की तो खैर बात ही क्या करनी, ये तो सबसे ही अलग है। ये तो कहता है भैया हम तो वो हैं जो बिल्कुल अलग अलग थलग चलते हैं, और ये सच में बिल्कुल अलग है, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट स्थायी ऊतक। बात सही है दोस्तों। जाइलम के लिए आप लोग याद रखिएगा 4 भाग, क्योंकि अभी इसके अंदर याद हो जाएगा तो बढ़िया है। वाहिका, वाहिनिका, जाइलम एक्स लिख रहा हूं बस, मृदुतक और जाइलम फाइबर यानी कि जाइलम रेशा, रेशे। फ्लेम के भी दोस्तों 4 भाग आप लोग लिख सकते हैं। एक होता है चालनी नलिका, सीव ट्यूब बोलते हो, यहाँ पे ट्रैकिड वेसल बोलते हो इन्हें। एक होती है सहकोशिका, एक तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम मृदुतक, और एक होता है फ्लोएम रेशे या फाइबर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे पास होते हैं स्थायी ऊतक। तो याद रखना है स्थायी ऊतक के बारे में, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि विभज्योति क्षेत्र यानी कि विभाजन का काम नहीं करेगी तो वो स्थायी हो जाएगी। परमानेंट स्थायी भी हो सकती है दोस्तों वो, क्योंकि अगर मान लो वो स्थूल कोणोत्तक है, अब मान लो ये कोशिका बाहर आई और ये पैरेन्काइमा नहीं है, मान लो अभी स्थूल कोणोत्तक है, तो ये वापस अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके पास ये ताकत नहीं है। बोला था बाहर से अंदर जाने की ताकत केवल एक ही कोशिका के पास है, जो क्या है, पैरेन्काइमा। उसके पापा प्राइम मिनिस्टर हैं, तो भैया पैरेन्काइमा एक काम करेगी, कह रहा है भैया पापा अपने प्राइम मिनिस्टर, टेंशन की बात नहीं है, बाहर चलो अंदर चलो मस्त रहो। ये काम है पैरेन्काइमा का। बात सही है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना। और एज इट इज़ नोट करते रहा करो भाई, इसमें ढील वील बिल्कुल नहीं, एज इट इज़ नोट करते रहा करो, मज़ेदार, ठीक है। नोट करिए फिर आगे चलते। तो भाई अब ज़रा चलते चलते हो जाए बात आगे कुछ और बातों की। बात भैया थोड़ी सी ऐसी है कि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया स्थायी ऊतक क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया स्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। और मैं आपसे हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, जिस लेक्चर में जिस पॉइंट में मैंने जितना आपको डिस्कस कर लिया उतना तो आपको पढ़ाना ही है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा, आप लगभग सारे क्वेश्चन आंसर उसके कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें आएगी ही नहीं। बात सही है। चलिए अब जरा आगे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अब टॉपिक जिसका नाम है सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में जो पहली चीज है वो क्या है, मृदु ऊतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। बात सही है दोस्तों। अब जरा ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। सरल स्थायी ऊतक इस प्रकार के ऊतक होते हैं जिसमें कोशिका एक ही प्रकार के ऊतकों से बनी होती है। इस प्रकार के ऊतक को हम लोग सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। और सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ ऊतक। बात सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदु ऊतक की। कोशिका जो होती है मृदु ऊतक की वो बनी होती है किससे दोस्तों, जो इसकी कोशिका होती है वो बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज से, यानी कि पेक्टिन से और सेल्यूलोज से। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोशिका भित्ति, भित्ति पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज से निर्मित होती है। पेक्टोसेल्यूलोज का मतलब दोस्तों याद रखना पेक्टिन और सेल्यूलोज, ठीक है। कोशिका भित्ति होगी ना वो पतली होगी, ये बात आपको और याद रखनी है, पतली कोशिका भित्ति। दोस्तों एक बात और कि ऊतक के बारे में मैंने आपको बताया था, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था ग्रू, तो ग्रू वैज्ञानिक ने इसका भी नामकरण किया। तो तीसरा बात पॉइंट, नामकरण।
ग्रू के द्वारा। इसको एक नाम और बोला जाता है मृदु ऊतक को। इसे आधारभूत ऊतक या फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो आधारभूत ऊतक या फंडामेंटल टिश्यू सबसे पुराना और सबसे आदिम प्रकार का ऊतक होता है ये। तो आदिम को दोस्तों प्रिमिटिव बोलते हैं। जैसे आप जीवाणु की कोशिकाओं को भी प्रिमिटिव बोलते हो, तो आदिम मतलब प्रिमिटिव प्रकार का ऊतक होता है। दोस्तों P4 होता है पैरेन्काइमा, और P का मतलब एक और होता है जिसका नाम होता है पैकेजिंग, यानी कि पैरेन्काइमा का काम होता है पैक करने का, यानी कि ये पैकिंग करने का या संश्लेषण करने का काम करता है। पैकिंग यानी कि स्टोर या फिर संग्रहण का कार्य। बात सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को भी? अगली चीज़ दोस्तों, हम एक बात और बोलते हैं, ये ना सबसे पहला विभेदीकरण होने वाला ऊतक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था पैरेन्काइमा के पास क्या ताकत होती है, तो पहला विभेदीकरण ऊतक है ये। सो अगला पॉइंट, प्रथम विभेदित ऊतक। बात सही है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपसे कहा था कि पैरेन्काइमा के पास एक ताकत होती है कि वो स्थायी होने के बाद पुनः विभाजन करने की क्षमता रखता है, यानी कि पुनः विभाजित होने की क्षमता रखता है। सही बात है। अगली चीज़ दोस्तों, इसे हम जीवित प्रकार का ऊतक बोलते हैं। क्या होता है ये? अगली चीज़ जीवित ऊतक। पादप में अगर देखा जाए, पादप में तो लगभग पादप में जितना भी भाग बनेगा ना, उसमें सबसे अधिक भाग इसके द्वारा ही बनेगा। यानी कि अगर आप रंभ की बात करते हैं तो भी, जिससे अभी हम आगे पढ़ाऊंगा रंभ की। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका काम जो है वो तो है संग्रहण का, स्टोर करने का काम करता है। मगर अगर आप वल्कुट की कोशिका होगी तो भी उसका निर्माण इसी प्रकार के ऊतक से होगा। यानी कि जो अगला पॉइंट है वो क्या? वल्कुट कोशिकाओं का निर्माण, वल्कुट रंभ का निर्माण इसी कोशिका से। दोस्तों इसके अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही जरूरी है, प्लीज इसको याद रखिएगा। अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित, अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित। ठीक है, अब आखिर ये अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो एक डायग्राम हम लोग इसका इस तरीके से बना सकते हैं कि कुछ एक कोशिका मैंने मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है। दूसरी कोशिका है वो मान लीजिए कुछ इस टाइप से उपस्थित है यहाँ पे पास में ऐसे, ठीक है। और अगर मान लो एक कोशिका इसके नीचे भी है तो मान लो एक कोशिका ये रही। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो यहाँ पे देखो मैंने एक अवकाश बनाया, इसे हम बोलते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश या इंट्रासेलुलर स्पेस। सो ये अवकाश होता है जैसे हम बोलते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। अंदर की तरफ यहाँ पे एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। याद रखिएगा रिक्तिका बड़ा होने का एक ही रीज़न है, क्या? रिक्तिका बड़ी इसलिए है क्योंकि रिक्तिका बड़ी होगी तभी ये संग्रहण कर पाएंगे। तो ये बड़ी रिक्तिका ठीक है, और चारों तरफ दोस्तों एक द्रव्य मिलेगा जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये यहाँ पे मिलेगा कोशिका द्रव्य,
अंदर पाया जाएगा एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है केंद्रक। बाहर की ओर इसमें आपको दिख रहा है, जैसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। गॉट दिस। दोस्तों एक चीज़ और, पादप कोशिका है तो इसके अंदर एक चीज़ और उपस्थित होगी जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। तो ये आपका हो गया हरित लवक, जैसे आप क्या बोलते हो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट आप कुछ भी कह सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर दो पादप कोशिकाओं के बीच में एक और पट्टिका उपस्थित होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है, जिसे हम बोलते हैं मध्य पट्टिका या मिडिल लैमेला। सो यहाँ पे आप इसको मार्क करके लिख सकते हो, मध्य पट्टिका, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। तो दोस्तों एक ये प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं मृदु ऊतक की कोशिका। अभी मृदु ऊतक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मृदु ऊतक के कई सारे भाग भी होते हैं, अलग अलग भाग में मृदु ऊतक माना जाता है। हो सकता है मृदु ऊतक के अंदर वायु उपस्थित हो तो वो एरेनकाइमा हो जाएगा। हो सकता है मृदु ऊतक के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित हो तो वो क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। हो सकता है मृदु ऊतक के अंदर अगर उपस्थित है म्यूसिलेज तो वो म्यूसिलेज पेरेनकाइमा हो जाएगा। तो जैसे आपने म्यूसिलेज के बारे में तो सुना भी होगा, जैसे एलोवेरा अगर आपने देखा है तो वहाँ पे एलोवेरा के अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो सब म्यूसिलेज की होती है, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से नम बनाए रखती है, पानी वानी अच्छा होता है उसके अंदर। तो एलोवेरा तो नो डाउट आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये सब के सब देखा जाए तो मृदु ऊतक के ही प्रकार होते हैं। पादप के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि क्लोरेनकाइमा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक की बात में मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मेरे किसी भी दोस्त को समझ में नहीं आया हो। सबको अच्छे से क्लियर है ये सारी कहानी है भैया ये, और तो कुछ भी नहीं। एक ऐसा ऊतक जो कभी भी विभाजन कर सकता है, एक ऐसा ऊतक जिसके पास ताकत है विभाजन करने की, वही ऊतक है मृदु ऊतक। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंफर्म? ओके, डन, नोट करेगा। तो हाँ जी, यहाँ तक पूरा हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को? दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो मृदु ऊतक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखा जाए तो मैंने आपसे बोला कि पादप के अंदर अधिकतर भाग मृदु ऊतक का ही बना होगा, अधिकतर भाग। तो पादप के अंदर जो ज़्यादातर भाग होता है वो किसका बना होता है? मृदु ऊतक का। तो जितना भी मैंने पॉइंट अभी आपको लिखवाया वो पॉइंट आपने अच्छे से देखा भी, समझा भी उसको। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करते हैं पेरेनकाइमा के प्रकार के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो पेरेनकाइमा शेप और साइज़ की अलग अलग हो सकती है। ये अंडाकार भी हो सकती है, और अगर हम यहाँ पे अंडाकार की बात करें तो ये लंबी यानी कि खंभाकार भी हो सकती है। मगर बात यह है कि आखिर पेरेनकाइमा कितने प्रकार की होती है, यानी कि मृदु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जो भी कोशिकाएँ होती है ना, वो अपना कार्य के आधार पर अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। यही कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोशिकाओं का सबसे बड़ा अभिलाक्षणिक गुण है कि कोशिका कार्य के आधार पर अपने आप को बदल लेती है। और इन्हीं बदलने की बात से अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक चीज़ बोल सकता हूं कि यहाँ पे मृदु ऊतक के कई प्रकार मिलते हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है आइए ज़रा देखते हैं। तो जो मेरा हेडिंग है वो है मृदु ऊतक के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं मृदु ऊतक के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ पेरेनकाइमा, यानी कि पेरेनकाइमा या मृदु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आइए वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो होता है वो होता है हरित ऊतक या हरित मृदु ऊतक या फिर क्लोरेनकाइमा। तो जो पहला है यहाँ पे भाग, पहला उसे हम बोलते हैं हरित ऊतक, या फिर आप इसे बोल सकते हो हरित मृदु ऊतक, या फिर आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो क्लोरेनकाइमा। दोस्तों क्या होता है,
अगर हम देखें तो पत्तियों में बहुत सारी कोशिकाएं, मतलब पत्तियों की जब मैं अभी संरचना आपको बनवाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे ये वाली चीज़ दिखाऊंगा कि पत्तियों में जो संरचनाएं होती हैं उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं आपको मिलेगी। यानी कि पत्तियों की जो ऊपरी और निचली त्वचा है इसके बीच में अंदर पे दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी जिनमें हरित लवक पाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं खंभीय ऊतक या फिर स्पंजी। तो दो प्रकार होते हैं, या तो दोस्तों हो सकते हैं खंभी या फिर हो सकते हैं स्पंजी। दोस्तों खंभी को आप बोलते हो पेलिसेड और स्पंजी को आप बोलते हो स्पॉन्जी। और हरित ऊतक में क्या चीज़ उपस्थित होती है? हरित लवक। यानी कि एक बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, वो क्या कि इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। इसलिए दोस्तों इसका कार्य क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ होती है? सूरज के प्रकाश में और प्रणहित की उपस्थिति में जब आप कच्चे माल से उत्पाद को प्राप्त करते हो, यानी कि जब आपने सूरज का प्रकाश लिया, भैया फ्री का प्रकाश है और प्रणहित पादप की पत्तियों के पास है ही, तो सूरज के प्रकाश में और प्रणहित की उपस्थिति में जब पादप आपको भोजन बनाता है, मतलब ग्लूकोज बनाता है, तो उसे आप बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मगर दोस्तों इसमें हरित लवक बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरी पत्तियां ना भोजन बनाने का कार्य नहीं करती। भोजन जिन कोशिकाओं में बनेगा, जिन पर्टिकुलर कोशिकाओं में बनेगा, उन्हें हम बोलते हैं खंभी और स्पंजी मृदु ऊतक। मगर जिसमें दोस्तों याद रखिएगा, खंभी जो होती है जिसे हम पेलिसेड मेसोफिल बोलते हैं, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हरित लवक पाए जाते हैं और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि सूरज का प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर की ओर जो स्थित कोशिकाएं हैं ना, वो कोशिकाएं कौन सी है? खंभीय मृदु ऊतक। तो पहली कोशिका तो दोस्तों हमारे पास ये हो गई। आइए ज़रा दूसरी के बारे में बात करते हैं। जो तो दूसरा है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं म्यूसिलेज मृदु ऊतक। दोस्तों म्यूसिलेज मृदु ऊतक का मतलब होता है ऐसे मृदु ऊतक जिसके अंदर म्यूसिलेज जो स्रावित द्रव्य है वो इकट्ठा होता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा के अंदर जो आपने जेल लाइक स्ट्रक्चर देखी है वो म्यूसिलेज ही है। तो आप बोल सकते हो इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? म्यूसिलेज। बात सही है दोस्तों। अगली जो चीज़ होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है छड़ीय मृदु ऊतक। तो अगला जो है वो हम यहाँ पे बना देते हैं। नाम क्या है? छड़ीय मृदु ऊतक। इसे दोस्तों हम दीर्घोत्तक भी बोलते हैं और दीर्घोत्तक। और दोस्तों एक नाम और बोला जाता है इसमें, प्रोजेनकाइमा। दोस्तों आपने देखा होगा पादप के अंदर, वैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, पादप के अंदर एक लेयर होती है, एक स्तर होता है जिसे हम बोलते हैं परिरंभ। तो परिरंभ का निर्माण इससे ही होता है। कोशिका भित्ति मोटी होती है और नुकीले सिरे होते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, परिरंभ निर्माण, कोशिका भित्ति मोटी और नुकीले क्या होते हैं? सिरे। नुकीले क्या होते हैं? सिरे। बात सही है। अगले चले दोस्तों। अगला होता है जिसे हम बोलते हैं एरेनकाइमा या वायु मृदु ऊतक। तो अगला क्या है? अगला यहीं पे आगे कर देते हैं, एरेनकाइमा या वायु मृदु ऊतक, या हम क्या बोल देते हैं इसको? एरेनकाइमा। दोस्तों वायु मृदु ऊतक क्या होता है? वायु मृदु ऊतक होता है, आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे जलोद्भिद पादप ऐसे होते हैं जो तैरते हैं। वो तैरेंगे कब? जब उनके अंदर, भाई एक बात तो आप लोगों को सबको पता है कि मृदु ऊतक के अंदर रिक्तिका बड़ी होगी, तभी तो वो संग्रहण करने का कार्य करेंगे। तो जो वायु मृदु ऊतक होता है उसके अंदर वायु एकत्रित हो जाती है, जो उत्प्लावकता जो बल होता है वो लगाती है, जिससे जलीय पौधे तैरते रहते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्विमिंग करते हैं। तो वायु मृदु ऊतक में दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो वायु होती है वो क्या होती है? इसमें एकत्रित होती है। और दोस्तों वायु एकत्रित होने के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि कहाँ पे उपस्थित होगा? ये जो जलीय पौधे होंगे जलीय पादप में। और कौन सा बल देंगे? ये देंगे उत्प्लावक बल।
मतलब दोस्तों तैरने में क्या है ये? सहायक। बात सही है। आगे चलें दोस्तों, अगला है श्लेष्म मृदु ऊतक। तो अगले एक ऊतक की हम और बात करते हैं यहीं पे ही, जिसका नाम है श्लेष्म मृदु ऊतक। दोस्तों श्लेष्म मृदु ऊतक ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मरुद्भिद पादप में। तो उपस्थिति कहाँ होती है? मरुद्भिद पादप में। जैसे दोस्तों अगर आप उदाहरण स्वरूप बात करो तो मान लो आपने जैसे बात की नागफनी, उदाहरण है आपका। बात सही है। अगली अगर हम एक और ऊतक की बात करें, इसी के अंदर ही देखिएगा एक और ऊतक ले आता हूं मैं, और दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है तारककार मृदु ऊतक। दोस्तों ये होगा तारे की शेप का, और दोस्तों याद रखिएगा यांत्रिक बल प्रदान करेगी। और ज्यादातर आपको जो ये मिलेगा वो मिलेगा केले के पर्णाधारों में। तो केले के उपस्थित, और दोस्तों इसमें वायु अवकाश उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ भाग, कुछ प्रकार पढ़े हैं, जिनमें एक हमने पढ़ा है यहाँ पे जिसका नाम है हरित ऊतक। दोस्तों दूसरा जो हमने पढ़ा है उसे हम बोलते हैं म्यूसिलेज मृदु ऊतक। जो तीसरा हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं क्षड़ीय मृदु ऊतक। और अगला हम जो बोलते हैं वो होता है वायु मृदु ऊतक। अगला श्लेष्म मृदु ऊतक, और जो लास्ट है वो है तारककार मृदु ऊतक। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास कितने सारे हो गए? तारककार को वैसे स्टिलेट पेरेन्काइमा भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये है पेरेन्काइमा के प्रकार, यानी कि मृदु ऊतक इतने प्रकार के होते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कई बार कुछ मृदु ऊतक की कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो एकत्रित हो जाता है। ऐसे मृदु ऊतक की कोशिका जिसमें अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित हो गया है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट मृदु ऊतक, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको आइडोब्लास्ट। तो अलग से बता रहा हूं बस। अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर क्या होंगे? पाए जाएंगे। बात सही है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों ने एक चीज देखी कि मृदु ऊतक के कार्य क्या क्या है। मृदु ऊतक के कार्य अगर देखा जाए तो मृदु ऊतक का बेसिक कार्य है संग्रहण का। टेनिन, लेटेक्स वगैरह को भी ये संग्रहित कर सकती है, तैरने में सहायता प्रदान करती है, पर्णहृत को कंटेन करती है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। मरुद्भिद पादप के अंदर मरुद्भिद पादप को वहाँ पे उस जगह पे रहने के लिए सक्षम बनाती है। यानी कि देखा जाए तो मृदु ऊतक की कोशिकाएं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों ओवरऑल आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने बात पढ़ी है वो हमने पढ़ी है असली चीज़ वो है मृदु ऊतक। हम लोगों ने पहली चीज़ क्लियर कर ली, सरल जो हमारे पास थे ऊतक, उसके अंदर पहली चीज़ जिसका नाम था मृदु ऊतक। कितने प्रकार के मृदु ऊतक होते हैं हमने ये पढ़ लिए। मृदु ऊतक के क्या क्या कार्य होते हैं हमने इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ लिए। और असली चीज़ हम ये पढ़ चुके कि मृदु ऊतक आखिर कैसा होता है। पहली चीज़ दोस्तों जो हमारे सामने अभी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। आगे भी चलेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, मगर एक चीज़ नोट्स हाथों हाथ मेरे साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा। एज इट इज़ जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एज इट इज़ ही आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके दोस्तों, फिर मिले फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यार करने के लिए, इतने अच्छे से समझने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले पादप ऊतक के साथ अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।